हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये एक धमाका सीरीज है जिसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आने के चांसेस हैं। यानी कि इस सीरीज में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो आ रहा है। ऐसे में आपको सभी चैप्टर के उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस होंगे ये सेकंड फिजिक्स के होंगे, यानी कि जो हमारा सेकंड फिजिक्स है जिसमें किरण प्रकाश की, ओम प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाश की, ये सब चैप्टर्स आते हैं। तो इनके मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इस 20 में से 15 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 5 आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। टोटल आपको 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्लस अतिलघु उत्तरीय। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं तो आपको, अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको पता है कमेंट में बताइएगा कि मुझे इतने क्वेश्चन पता थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है, देखिए, परावर्तन के नियमानुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है एक ही तल में, बी है एक दूसरे के लंबवत, सी है एक दूसरे के समांतर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो परावर्तन का नियम है इसमें बताया गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कितने लोगों को पता था कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? ए है अनंत, बी है शून्य, सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है तो अनंत होती है, जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है? यानी कि किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है f और वक्रता त्रिज्या r के बीच सही संबंध क्या है? कौन सा फार्मूला सही है? तो देखिए a है f इक्वल टू r, b है f इक्वल टू 2r, c है r इक्वल टू 1/f और d है 2f इक्वल टू r। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2f इक्वल टू r। अगर हम इसे और भी शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2। देखिए ये r है, ये 2 इधर गुणे में है, इसके नीचे आ जाएगा तो f इक्वल टू r/2। इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। और आपको बताया गया है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो f इक्वल टू r/2 आपका होगा और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2f इक्वल टू r। कितने लोगों को पता था बताइएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रायः मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण होता है, यानी कि जो मोटर ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर है, उसकी सीट के आगे जो दर्पण लगा होता है, जो मिरर लगा होता है, वो किस दर्पण का होता है? ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। जो प्रायः मोटर ड्राइवर की सीट के आगे वाला जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? बताइए इनमें से कौन सा दर्पण है जो सदैव आभासी, छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है समतल व अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण जो है वो सदैव आभासी, छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अपवर्तन की घटना निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? यानी कि अपवर्तन की घटना में इनमें से कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है? ठीक है, जो परिवर्तित नहीं होती। ए है प्रकाश की चाल, बी है प्रकाश की तीव्रता, सी है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और डी है प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की आवृत्ति। देखिए अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी ये तीनों परिवर्तित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां क्वेश्चन,
जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, उसमें प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। इनमें से कौन सा अभिलक्षण है जो परिवर्तित नहीं होता। ए है तीव्रता, बी है चाल, सी है आवृत्ति, डी है तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है। यानी कि आप देखेंगे कि पानी में जो बुलबुले होते हैं वो कभी कभी चमकते हैं, बट वो किस रीजन से चमकते हैं। ए है प्रकाश का विवर्तन, बी है प्रकाश का विक्षेपण, सी है प्रकाश का परिकीर्णन, डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में हवा के बुलबुले जो हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। यानी कि अगर सघन माध्यम में आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण कितना होगा। ए है 0 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 90 डिग्री, डी है 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है साधारणतया कांच के बने प्रिज्म का प्रत्येक कोण होता है। यानी कि जो कांच का बना प्रिज्म होता है उसका प्रिज्म कोण कितना होता है। ठीक है, यानी कि साधारणतया कांच के बने प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना होता है। ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, फ्लिंट कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक है। यानी कि जो फ्लिंट कांच होता है इसके लिए लाल रंग का अपवर्तनांक कितना होता है। ए है 1.515, बी है 1.663, सी है 1.622, डी है 1.533। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.622। ठीक है, यानी कि फ्लिंट कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक 1.622 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखने से प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर आप प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखते हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। ए है उल्टा, बी है चौड़ा, सी है चमकीला, डी है सुस्पष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब स्पष्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है बादलों में आप देखे होंगे तो वो किस घटना पर आधारित है, किस घटना के कारण बनता है। ए है व्यतिकरण, बी है विवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण, डी है परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आकाश की नीलिमा का कारण है। यानी कि जो आकाश नीले रंग का दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है। ठीक है, ए है प्रकाश का विक्षेपण, बी है प्रकाश का परिकीर्णन, सी है प्रकाश का व्यतिकरण, डी है श्वेत प्रकाश में नीला घटक अधिक प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परिकीर्णन। देखिए आकाश प्रकाश के परिकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है। यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। ए है लाल रंग, बी है बैगनी रंग, सी है नीला रंग, डी है पीला रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी रंग। देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये तो थे आपके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब जो हम 16 से स्टार्ट करेंगे वो हमारा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए u v f में क्या संबंध होता है। तो इसका हम लिखेंगे सूत्र। ठीक है, तो आप लिखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी वस्तु को दूरी के हम लोग डिनोट करते हैं u तथा प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं। में निम्न संबंध होता है। देखिए ठीक है, क्या संबंध होता है तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम लोग।
तो इसका संबंध है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये संबंध होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, तो किसी उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v तथा दर्पण की फोकस दूरी f में ये संबंध होता है। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये इन दोनों में रिलेशन होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक तंतु, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उस भौतिक सिद्धांत का आपको नाम लिखना है। तो देखिए आप लिखिए प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ गया? तो आपसे क्वेश्चन किया गया था कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी तथा आंतरिक किनारों का रंग क्या होता है। यानी कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, प्राइमरी रेनबो, उसमें बाहरी तथा आंतरिक किनारों का रंग क्या होता है। तो लिखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी किनारों पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। ठीक है, तो देखिए जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसके बाहरी किनारों पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारों पर बैंगनी रंग होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्या पतले लेंस की फोकस दूरी f लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। यानी कि क्या जो पतले लेंस की फोकस दूरी f होती है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो आपको वर्ड में आंसर देना है हाँ। ठीक है, हाँ, पतले लेंस की फोकस दूरी f लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि क्या पतले लेंस की फोकस दूरी f लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। तो हाँ, पतले लेंस की फोकस दूरी f लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो एक डायोप्टर क्षमता होता है ये क्या होता है, आपको परिभाषा देना है। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो क्षमता होती है, नीचे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता इसको हम लोग इग्नोर करते हैं पी से। ठीक है, सभी को पता है P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, 1/f, वो भी मीटर में। ठीक है, मीटर में। तो हम लोग डिफिनीशन इससे निकाल सकते हैं। आप लोग लिखेंगे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है
जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी 1 मीटर होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो देखिए अभी आप फोकस दूरी के स्थान पर क्या लिख दें, 1 मीटर लिख दें। ठीक है, एफ के स्थान पर 1 लिख दें तो 1/1 पी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू आ जाएगा 1, लेंस की क्षमता 1 आ गई। ठीक है, एक डायोप्टर, तो आपको एक डायोप्टर का ही डेफिनेशन पूछा गया था, तो कब एक डायोप्टर आएगा, जब फोकस दूरी 1 मीटर होगी। ठीक है, तो वही कहा गया एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो अगर फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो हमारी क्षमता एक डायोप्टर होगी। ठीक है, तो एक डायोप्टर वह उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट में आपको बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।